बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी या एडीएस पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर में फ़िज़िक्स का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है इसमें चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। और इसमें आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम करेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जी सामने आपको आज का टॉपिक नज़र आ रहा है कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और इसमें हमने प्रूव करना है कि या डिस्कस करना है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं? अर्थ की एज अ सैटेलाइट। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बोल देता हूँ एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट। All the planets move in elliptical orbits having sun at one focus is called Kepler's law of orbits। यानी सन के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सारे जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो सन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो दो फोकस में से किसी एक फोकस पर मौजूद है, क्योंकि एलिप्स के लिए हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स होते हैं जो फोकस कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। और प्लैनेट हम कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ को फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एक एलिप्स है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये एलिप्स है। इसकी पूरी शेप कुछ फ़र्ज़ करें ऐसी थी जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका कंसिडर किया है। और फ़र्ज़ करें प्लैनेट जो है वो पॉइंट पी से गुज़र रहा है और सन जो है ये पॉइंट एस पे मौजूद है। प्लैनेट पी की सन तक जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम आर के साथ ज़ाहिर कर रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली आर। और सेमी मेजर एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर इस वक्त जो एंगल बन रहा है फ़र्ज़ करें वो है थीटा। ठीक हो गया, ये है पोजीशन आर। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लगाए गए हैं। ये जो सामने आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। और ये कुछ लेबल्स हैं जो आपने याद रखने हैं या इनके बारे में अभी आगे हम चलकर बात करते हैं। एसेंट्रिसिटी जो है इसका फार्मूला आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स में भी आप ये प्लेन कर्व वाला जो पोर्शन है वो पढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस जो है वो कौन सा डिस्टेंस है? ये आर। और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वो कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखते जाएं, ऊपर आ गया एस पी और नीचे आ गया पी एम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, पी एम को इस तरफ ले गए, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। फिर आपने क्या किया जी, आपके पास पी एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप देखें ऊपर वाली डायग्राम में जो पी एम है वो पी एन प्लस एन एम के इक्वल है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब पी एन क्या चीज़ है? अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें हम अगर इसके दोनों कंपोनेंट्स बनाएं तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये बनेगा आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा आर साइन थीटा। अब यहाँ जो n से लेकर p तक डिस्टेंस है ये एक्चुअली क्या है? आर कॉस थीटा। और इसी की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? आर कॉस थीटा। और एन एम जो है ये असल में ये जो एन एम डिस्टेंस है ये बिल्कुल डी एस के बराबर है, तो इसको हमने इक्वल कर दिया। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा रीअरेंज किया, सेंट्रिसिटी ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। फिर क्या हुआ जी?
ई डी एस को एक तरफ कर दिया, इसको दूसरी तरफ ले गए, वो माइनस हो गया, उसमें से आर कॉमन आ गया, बाकी 1 माइनस ई कॉस थीटा जो है उसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, आपके पास सामने एक इक्वेशन बन गई, r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यही है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो हम कंसिडर कर रहे हैं अर्थ का ऑर्बिट, यानी अर्थ सन के इर्द गिर्द जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उसकी ये इक्वेशन आ गई। अब हमने कैप्लर्स लॉ को प्रूव करना है या डिस्कस करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। कैप्लर्स लॉ ये कहता है कि जो अर्थ है या जो भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी बात वो ये कहता है कि सन जो है वो उस एलिप्स के एक फोकस के ऊपर मौजूद है। तो सबसे पहले हम एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है इसकी लॉजिक को कंसिडर करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में हम कैसे साबित कर सकते हैं कि जो अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि एसेंट्रिसिटी जो है, अगर हम किसी भी प्लेन कर्व की बात करें उसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी कह रहा हूँ, यूनिटी तक हो सकती है, 0 से 1 तक। कॉनिक सेक्शन में हमने देखा कि शेप जो है वो 4 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एलिप्स भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, हाइपरबोला भी और पैराबोला भी। अब अगर आप पैराबोला और हाइपरबोला की बात करें तो ये दोनों ओपन शेप्स हैं, यानी इनमें क्लोज लाइन नहीं होती, कोई ओपन शेप्स हैं। अब अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट तो क्लोज शेप है, इसका मतलब है ना तो वो हाइपरबोला हो सकता है ना पैराबोला हो सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बच गई, और वो कौन सी ऑप्शंस हैं? सर्कल होगी या कौन सी? एलिप्स। सर्कल या एलिप्स। अब सर्कल और एलिप्स में से कौन सी ऑप्शन बेटर या बेस्ट है वो हम अभी बात करते हैं। अगर हम ऐसी प्लेन कर्व की बात करें जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 है तो हम जानते हैं वो सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पर एसेंट्रिसिटी की कोई ना कोई तो वैल्यू है ऊपर। अगर हम इस इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो इसमें अगर हम एसेंट्रिसिटी का रिलेशन बनाएं, यहाँ एसेंट्रिसिटी का रिलेशन बनाएं तो इसका कोई ना कोई आंसर तो आ रहा है। इसका आंसर जो है वो यूनिट 0 नहीं है। इसका मतलब है दिस कैन नॉट बी सर्कल। ये फिर क्या होगी? एलिप्स होगी। बात समझ आ गई? सो क्लोज्ड, पहली बात तो ये कि ऑर्बिट जो है ये क्लोज्ड है और ये कैसी शेप बना रहा है? एलिप्स की शेप बना रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो कैप्लर्स लॉ ऑफ एरियाज का है वो है फोकस एट सन एट द फोकस, यानी जो सन है वो एलिप्स के फोकस पर होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो अभी अभी ऊपर हमने एक इक्वेशन बनाई है वो ये हमने बनाई है, इसको हमने दोबारा से लिख लिया। दोबारा से हम फ़र्ज़ कर रहे हैं जी पूरा एक एलिप्स हमने फ़र्ज़ कर लिया। ये फ़र्ज़ करें एक एलिप्स है और प्लैनेट जो है वो ये है, यहाँ से गुज़र रहा है। फ़र्ज़ करें ये सन पड़ा हुआ है जी एक फोकस पे, और प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है उसे हमने आर का नाम दे दिया, और इसका सेमी मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है फ़र्ज़ करें वो है थीटा। ये है माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ठीक हो गया, और ये है सेंटर। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको a इंटू ई से हम जाहिर कर सकते हैं। a जो है ये सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है फ़र्ज़ करें। अब फ़र्ज़ करें प्लैनेट घूमता घूमता अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब होगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो ये वाला पॉइंट होगा जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरे ऊपर मौजूद है। इसे एफिलियन बोलेंगे, ठीक है जी। और ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा सन से, अगर प्लैनेट अपने मैक्सिमम सन से फारदेस्ट पॉइंट पे होगा तो इस टोटल डिस्टेंस को हम r1 का नाम दे देते हैं, और ये r1 किसके इक्वल है?
R1 किसके इक्वल है? अगर आप गौर करें डायग्राम के मुताबिक तो ये a प्लस ए ई के इक्वल है, और यहाँ से आप a को कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस ई। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए एफिलियन, ये वाला डिस्टेंस आपके पास ये आ गया। द पोजीशन ऑफ प्लैनेट एट एफिलियन फॉर दिस एंगल। अब आप मुझे ये बताएं, जब प्लैनेट यहाँ पर होगा अपनी मैक्सिमम दूर वाली पोजीशन पे, यानी यहाँ पर, तो उसका सन के लिहाज से ये जो आर है इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल तो हो जाएगा 0। तो फिर अगर आप उस अपनी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट वाली इक्वेशन में ये एंगल पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। ये मैंने कहाँ पुट किया? यहाँ पर। cos 0 जब 1 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा L/1 माइनस ई। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये दो इक्वेशंस हैं जो हमने बनाई हैं। अब आ जाएं कि फ़र्ज़ करें प्लैनेट घूमता घूमता सन के करीब तरीन आ जाता है, और सन के करीब तरीन वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखिए पेरिहीलियन, ठीक है। और जब वो इस पॉइंट पर आ जाएगा तो ये आप गौर से देखिए, इस डिस्टेंस को सन के साथ ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसे आर पी से जाहिर कर दूं या इसको R2 का नाम दे दूं तो आर पी किसके इक्वल है? अगर आप गौर करें तो ये इक्वल है जनाब, ये टोटल डिस्टेंस है ए में से ए ई को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। अब आप ये देखें, ए में से ए ई को माइनस किया, एक कॉमन आ गया और बाकी ये बन गया। अब अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में यही वैल्यू पुट करना चाहें तो वहाँ एंगल थीटा की जगह क्या आएगा? 180, क्योंकि अब ये पूरा 180 एंगल पर रोटेशन हो चुकी है। ठीक हो गया? यानी फ़र्ज़ करें यहाँ से रोटेट करता करता, रिवॉल्व करता करता प्लैनेट यहाँ तक आ चुका है, तो आप इमेजिन करें उसने कितना एंगल इस वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ कवर कर लिया है, 180। तो cos 180 तो होता है -1, वो -1 इसको प्लस कर देगा, सो आपके पास बन जाएगा L डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे एलसीएम वगैरह लेके जो भी सारा कुछ करेंगे आपके पास ये आ गया R1 और R2 का सम। अब डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो R1 और R2 का सम क्या है, मैं इसको ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। वो ये है, यानी पूरे एलिप्स की मैक्सिमम लेंथ, यानी पूरा का पूरा मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए का डबल। इतना डिस्टेंस किसके इक्वल है? ए के। तो ये तो टोटल डिस्टेंस है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? 2a। सो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2a, और 2 को दूसरी तरफ कैंसिल कर दिया, सो आपके पास ये आ गया a इज इक्वल टू L/1 माइनस ई स्क्वायर। अब अगर आप गौर करेंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सन एट वन फोकस। हमने ये इक्वेशन जो बनाई है सन को फोकस पॉइंट पे कंसीडर करके बनाई है, और ये इक्वेशन बिल्कुल एलिप्स की इक्वेशन आई है जो हमने कंसीडर की थी या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो है ये हमने साबित कर दिया है या डिस्कस कर लिया है। तो ये जनाब शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टेटमेंट देंगे, फिर आप इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बनाएंगे, फिर आप कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि सन जो है वो वन फोकस पर कैसे होगा। तो वो हमने सन को एक फोकस पे कंसीडर करके इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बना दी, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई विद सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है जी, तो ये था आपका आज लेक्चर।
ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये सड़ा हुआ टॉपिक था, लेकिन एनीवेज इसको आप कर लें। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है एलिप्स वाला, उनके लिए तो बड़ा इजी होगा। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स में एलिप्स का पोर्शन नहीं पढ़ा या उसकी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।